नमस्कार। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हम्म। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में, देश में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, उसमें हो रहे उथल-पुथल के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी ऐसे दर्शकों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि वे हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करें, नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को देखें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी सी एक अनएक्सपेक्टेड घटना हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी अपेक्षा नहीं थी कि आज संजय कुमार को जमानत मिल गई। संजय सिंह को, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय सिंह की इस जमानत मिलने से जिस तरीके से राजनीतिक विमर्श में अलग-अलग बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अदालत की निष्पक्ष भूमिका को दिखाता है और दिखाता है कि पीएमएलए एक्ट में भी मिल सकती है जमानत। और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि मामले में कोई दम नहीं था। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, संजय सिंह को इसलिए जमानत मिली है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस जमानत का विरोध नहीं किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर किसी की जमानत का विरोध नहीं करेगा तो कोर्ट को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होगी किसी भी मसले के ऊपर। जब वो विरोध करते हैं तो उसमें विरोध करते हैं वो जो जो 45 नंबर का जो प्रावधान है पीएमएलए का, पीएमएलए कानून का, उसकी शक्ति के साथ वो जब विरोध करते हैं तब फिर कोर्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी बातें मानता है। जब वो कहते हैं हमें आप हिरासत में दो तो उन्हें हिरासत में देते हैं, पुलिस कस्टडी में देते हैं। जब वो कहते हैं इन्हें आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए तो फिर अदालती हिरासत में भेज दिया जाता है। जब वो कहते हैं कि ना जमानत मत दो तो जमानत खारिज कर दी जाती है। ये है पूरा पैटर्न। जितने भी लोगों को पीएमएलए के तहत जमानत मिली है सब में यही पैटर्न आप देख सकते हैं बिना किसी अपवाद के। कोई भी अदालत, वो उस कानून ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी अदालत उनके आग्रह का विरोध नहीं करती है। टीका टिप्पणी जो भी कर दे, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बेइज्जत कर देगी, उसके ऊपर कहेगी तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती मुकदमे को लंबा खींच रहे हो, ये सब जरूर कर देंगे, लेकिन करती अंततः वही है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहती है। अब प्रश्न ये है कि उसने संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया, इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जो तमाम चल रहा है कि फूट डालने के लिए ये वो फलाना ढिकाना बातें हो रही है, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार की हैं। कम से कम मेरा आकलन तो ये है। हम लोगों को इस बात पे ही लगातार सोचना चाहिए कि संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया था, संजय सिंह को क्यों जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, संजय सिंह को क्यों जेल में इतने दिनों तक रखा गया, और फिर संजय सिंह को अचानक क्यों छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, ईडी ने छोड़ा है, ये मैं कह रहा हूं। ईडी ने चूंकि उनके जमानत देने का विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। ये केवल एक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया की लगाम जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथों में। मेरा मानना है कि संजय सिंह को प्रधानमंत्री की बदला निकालने की जो निजी उनकी भड़ास थी, मतलब उस भड़ास को पूरा करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उसी भड़ास को शांत करने के लिए इतने दिनों तक जेल में रखा गया जबरन, और फिर उन्हें जब उनकी भड़ास शांत हो गई, प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज आ गया होगा कि छोड़ दो इसको, उसको छोड़ दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आप बड़े से बड़े वकील से पूछिए। एबीपी चैनल पे मनन साहब हमारे साथ थे, जो कि बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने साफ तौर पे, अभी परसों की बात कह रहा हूं मैं केवल, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा मनन साहब ने कि संजय सिंह के खिलाफ केस सबसे ज्यादा कमजोर है। मेरा मानना है उन्हें पहली हियरिंग में ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, और अभी परसों उन्होंने ये बात कही और आज उनको जमानत मिल गई। जब मनन साहब इस केस में सुप्रीम उनके संजय सिंह के वकील नहीं थे, न विरोध में न पक्ष में। तो मैं ये कह रहा हूं कि संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो संजय सिंह ने बहुत ही आक्रोश के साथ में और साहस का परिचय देते हुए उनके मुंह पर अदानी के साथ उनके संबंधों की पोल खोलने वाले नारे जमकर लगाए और प्रधानमंत्री के लिए भाषण देना दूभर कर दिया। लगभग भाषण उन्होंने नहीं देने दिया। इस बात से प्रधानमंत्री बहुत नाराज हुए। जो प्रधानमंत्री के मिजाज को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने संजय सिंह से तब शायद कहा भी था कि आप साहब बहुत नाराज हो गए हैं, तुमसे इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये पूरा पूरा संजय सिंह से बदला लिया गया। मैं तो ये मानता हूं पूरा आम आदमी पार्टी से भी बदला लिया जा रहा है, क्योंकि जो ईडी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के साथ जो कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। भाई, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठता एक स्वयं सिद्ध तथ्य है।
लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, इसकी कोई बहुत ज्यादा ऐसी उनको कोई चिंता भी नहीं है। वो तो 3 चुनाव शीला दीक्षित ने हराए थे, 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल ने उनको हराए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उग्रता के साथ में, आक्रामकता के साथ में, पूरी बुलंद आवाज में नरेंद्र मोदी का विरोध किया, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर जिस तरह से विरोध किया है, उससे प्रधानमंत्री को बहुत चिढ़ पैदा हुई है और उन्होंने इनको सबक सिखाने के लिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई शराब घोटाले के नाम पर इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। अब आप खुद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो वायदा माफ गवाह बनाया गया है जिसको, और जिसने गवाह बनने के बाद में 75 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खजाने में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जमा किए, उस व्यक्ति के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है। ये कह के कि वो भारतीय वो आम आदमी पार्टी नाम की एक कंपनी के सीईओ हैं, इस तर्क के आधार पर, जो कि भारत के कानूनी इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है। न केवल एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया पहली बार, बल्कि ये तर्क भी पहली बार दिया जा रहा है कि ये पार्टी नहीं, एक कंपनी है और ये इनकी सीईओ है, इस तरीके से। तो ये जो पूरा मामला, ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको आप अंग्रेजी में विच हंट कहते हैं और जिसको बदला लेने की कार्रवाई के रूप में हिंदी में कहा जा सकता है। ये एक असाधारण किस्म की घटना है और धीरे धीरे कर तमाम मतदाता भी इसको एक नए अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं। दिल्ली के मतदाता एक अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं कि दिल्ली के मतदाताओं से अरविंद केजरीवाल का संबंध बिल्कुल सीधा है, और दिल्ली के बाहर के जो मतदाता हैं वो अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि ये विपक्ष को सताने की पूरी गतिविधि चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इसको दिलचस्पी के साथ देख रहा है। क्या संजय सिंह की जमानत को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि सरकार इस बात को साबित करना चाहती थी कि कुछ कानून का राज तो है, लोगों को जमानत मिलता है, शायद ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी हो, ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं? इसमें तो स्पष्ट है, कानून का राज नहीं, ईडी का राज है ये। अगर ईडी के विरोध करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी होती, तब हम कहते कानून का राज है। अगर ईडी कहती जमानत मत दो, सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं जमानत में देता हूं, तब हम मानते कानून का राज है। ये कानून का राज कैसे है? तो ईडी का राज है। ईडी जब कहती है जमानत मिलती है, जब नहीं कहती है तो जमानत नहीं मिलती। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून के से परे जाकर, अगर उसको जज को खुद लगे कि ये अन्याय हो रहा है, वो जमानत नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है। देखिए, आप देखिए, झारखंड वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा कि आप भी बार बार कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट देकर आप मुकदमे को लंबा नहीं खींच सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे बार बार तो हम, धमकी दी उन्होंने कि ये जो दफा 45 है, हम इसका उल्लंघन करके जमानत दे देंगे। ये साफ तौर पे इन्हीं शब्दों, जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं, इन्हीं शब्दों में कही गई बात। लेकिन ये केवल उन्होंने चेतावनी देकर रह गए, जमानत फिर भी नहीं दी उन्होंने वहां पर। एक जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरीके से बदले लेने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या यह अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो एक इमेज बनाई गई है कि बहुत सूझबूझ से राजनीति करते हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं, ये उससे अलग एक इमेज बनती है जो कि अपने गुस्से के आधार पर काम करते हैं? नहीं, गुस्से के आधार पर नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एक सीमा से ज्यादा हमारा विरोध करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप विपक्ष में रहना चाहते हैं तो अपनी सीमा में रहकर विपक्ष की विरोध कीजिए। वो एक नजीर बनाना चाहते हैं। वो एक नजीर बनाना चाहते हैं कि ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप हमारा विरोध कीजिए, हमारी आलोचना कीजिए, वो ठीक है, लेकिन एक सीमा से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे भले ही ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे भले एक निर्वाचित आप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम फिर भी आपको जेल में डाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं आपके खिलाफ। ये मत सोचिए। देखिए, देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, और आप ये भी तो देखिए कि जब रामलीला मैदान में इस चीज से भी जोड़ना चाहिए। रामलीला मैदान में एक विपक्ष की मीटिंग होती है, विपक्ष एक स्वर में मांग करता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलना चाहिए। चुनाव आयोग भी चिंतित हो जाता है, चुनाव आयोग के अंदर भी बैठक होती है, वो लोग भी सोचते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पूरी खबर है, चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित है कि हम पे ये आरोप लग रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, हमारी साख का क्या परिणाम होगा। एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स, मतलब जो है एक कई बैठकें सिलसिलेवार चुनाव आयोग करता है। इनकम टैक्स भी मजबूर होता है कहने के लिए कि हमने कांग्रेस को नोटिस दे दिया था, लेकिन हम चुनाव से पहले जो है, जून से पहले इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको भी कहना पड़ता है।
फिर तीसरी खबर आती है कि अरविंद के संजय सिंह को जमानत पे छोड़ दिया गया है। ये विपक्ष के कुछ दबाव का भी नतीजा हो सकता है। मैं एक दूसरा पक्ष पेश कर रहा हूं। विपक्ष ने जो दबाव डाला है, एकता बद्धों के दबाव डाला है, उसका परिणाम भी हो सकता है ये। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल ही जाए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो वो तय करेंगे। वो तय करेंगे कि उनको वो कब जमानत देना चाहते हैं, तब इनको जमानत मिलेगी। ये कोई अदालती कार्रवाई से जमानत नहीं मिलेगी। अभी तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ है उनका। अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। अब वो जमानत के लिए अर्जी देंगे। अभी पहले निचली अदालतों में अर्जी दी जाएंगी, फिर निचली अदालत से अर्जी खारिज होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जमानत पे विचार, निचली अदालत तो जमानत देने से रही। अभी तो वो मंजिल बहुत दूर है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट में सीधे कैसे आ सकता है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपने निचली अदालत में जमानत की अर्जी क्यों नहीं दी। अगर आप सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे तो कहेगा आपने जमानत की अर्जी क्यों नहीं दी। हाई कोर्ट में एक मुकदमा है जो लंबित है। एक मामले में अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट से भी जमानत पर हैं। वहां भी मुकदमा लंबित है। वो दोनों मुकदमे अलग चल रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा अलग है। आज सुबह जो दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनसे ये कहा गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपना राजनीतिक करियर बनाइए, अदरवाइज या अन्यथा आपको 1 महीने के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे हम एक सनसनी पैदा करने की कोशिश माने, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, या ऐसा देखिए, आम राजनीति आदमी का पार्टी पैटर्न के है? नेता बहुत शुरू से ही आरोप लगाते आए हैं। उनका कहना है कि ये बात मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। मनीष सिसोदिया ने भी कही थी कि अगर मैं भाजपा में चला जाऊं तो कोई समस्या नहीं है। भाजपा वाले चाहते हैं कि मैं वहां चला जाऊं और फिर भाजपा का नेता बन जाऊं, तो मेरे खिलाफ सारे मुकदमे वगैरह बंद कर। तो भारतीय जनता पार्टी वाले किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, दल बदल के जरिए अपनी कतारों को मजबूत करने की तकनीक भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में अपनाई है। जिन जिन समाजों के नेता उनके पास नहीं होते हैं, नहीं विकसित हो पाते, उन समाजों के नेता को वो किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ फोड़ लेते हैं। साम दाम दंड भेद में पूरे उत्तर पूर्व की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दल बदल पर आधारित राजनीति है। उड़ीसा में अब स्वतंत्र रूप से दावेदारी करने जा रहे हैं, उसमें भी दल बदल की राजनीति वहां भी काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप किसी रियायत की अपेक्षा मत कीजिए। भाजपा ये मानती नहीं है कि चुनाव में जो है वो उससे कोई खास तरह का कोई नैतिक काम है चुनाव लड़ना, और वो उसकी वजह से कोई ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने आपसी को ये कहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, वो दल बदल के जरिए अपनी कतारों को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मिले अरविंद केजरीवाल की पत्नी से, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए। काफी दिन हो गया है उनको जेल में गए, उसके पहले वो पुलिस के आईडी की हिरासत में थे, या ईडी की कैद में थे कह सकते हैं। क्या व्यवहारिक रूप से आपको ये लगता है कि ये सही निर्णय है कि वही मुख्यमंत्री बने रहें, या ज्यादा बेहतर होगा कि ये उनकी रणनीति है आम आदमी पार्टी वाली। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं। मैंने नई परख के मंच पे बार बार इस बात को कहा है, अखबारों में भी लेख लिखा है। ये उनकी एक सुचिंतित रणनीति है, जिससे भारतीय जनता पार्टी, सौरभ भारद्वाज के शब्दों में कहें कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि अभी ये दर्द कुछ दिन और चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अफवाह ही उड़ाई जा रही है कि ये लोग सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और इस काम के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक जनमत संग्रह करवाया था। उस जनमत संग्रह का परिणाम भी यही निकला था कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जा चुका है, वो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। इतने दिन पहले एलजी ने धमकी दी थी कि नहीं, जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। एलजी ने ये नहीं बताया था कि जेल से सरकार चलने से आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा ले लेने के लिए कोई दबाव ये डालने की स्थिति में नहीं है कानूनी रूप से। तो वो लोग आराम से इसी तरीके से चलाएंगे। मेरा ये आकलन है, गलत भी साबित हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि इसी तरीके से वो लोग चलाएंगे इसको, और भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद रहेगी। उनको तय करना होगा कि वो दिल्ली विधानसभा भंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या ये आम आदमी पार्टी चाहती है कि या तो अरविंद केजरीवाल रहें या फिर दिल्ली विधानसभा भंग हो जाए, जिससे उन्हें हमदर्दी मिले?
मेरा यही मानना है कि उनकी रणनीति ये है कि या तो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं, मुख्यमंत्री बने रहें, या उनको अगर उससे रोकना है तो वो या तो दिल्ली विधानसभा को निलंबित करे या भंग करे, और दिल्ली पर एक नौकरशाहाना हुकूमत थोपी जाए। उस नौकरशाह हुकूमत को ये लोग अगले विधानसभा चुनाव तक चलाएंगे, उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर एलजी और भाजपा को मिलकर ही सोचना पड़ेगा कि मोहल्ला क्लिनिक जारी रखे जाए न रखे जाए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राओं पे भेजा जाए या न भेजा जाए, महिलाओं को जो रियायतें दी गई हैं, आर्थिक मदद दी गई है, वो दी जाए या न दी जाए, बिजली की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी जारी रखी जाए या न रखी जाए, लोगों के दरवाजे पर अन्न पहुंचाया जाए या न पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए, लोगों को सरकारी सर्टिफिकेट उनके दरवाजे पर पहुंचाए जाए या न पहुंचाए जाए। इस तरह के बहुत से निर्णय जो अरविंद केजरीवाल ने लिए थे, जिनको अभी तक इनका काम रोकने का था, तब उनको तय करना पड़ेगा कि इन कामों को वो रोक दें या चालू रखें। देखिए, ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। सब जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो विपक्ष में होगी उस वक्त। आज सुबह मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते हैं, तो उसमें एक बात उभर कर सामने आ रही थी अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में, कि इनकी राजनीति की एक विफलता ये रही कि ये अपने समकक्ष जो भी नेता थे उसको भी पार्टी से निकालते गए या वो लोग इनको छोड़कर चले जाते रहे। तो क्या अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये इसे हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति की थोड़ी विफलता मान सकते हैं? देखिए, आप जिस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से वाकिफ हूं। ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया जाने वाला कोई नया आरोप नहीं है। ये तो 2015 में जब वो अभूतपूर्व उन्होंने जीत हासिल की थी, तब से लगातार, और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से उनका जो विवाद हुआ था, उसके बाद एक एक करके वो लोग जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, चाहे वो प्रोफेसर आनंद कुमार हो, योगेंद्र यादव हो, कोई भी हो, बहुत सारे लोग वो धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी से निकलते गए। देखिए, जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो होती है, चुनाव लड़के सत्ता में आने की जो राजनीति होती है, वो एक अलग शय है बिल्कुल, और आंदोलनकारी राजनीति और उससे उपजने वाले आदर्श और उम्मीदें एक अलग किस्म की चीज है। अगर आप दोनों एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन अगर आप केवल आंदोलनकारी राजनीति से निकलने वाले जो आवेग होते हैं और जो आदर्शात्मक बातचीत होती है, आप उसके जरिए अगर आप चुनावी सत्ता की राजनीति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और संचालित करने की कोशिश करेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अरविंद केजरीवाल अगर उसी अंदाज में काम कर रहे होते तो वो चुनावी राजनीति में इतने सफल नहीं होते। उनकी सफलता यही है कि उन्होंने पहले अपने आप को उससे डिटैच किया, अलग किया, और एक नए रूप में अपने आप को संस्कारित किया उन्होंने, और वो ये राजनीति कर रहे हैं। अगर आप उसी मोड में रहते तो ये राजनीति नहीं कर सकते थे। जो आंदोलनकारी नेता, चाहे वो शंकर गौर नेगी हो या और कोई बड़े आंदोलनकारी नेता हो, वो चूंकि आंदोलनकारी मोड से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे मेधा पाटकर हो, इसीलिए वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाते। आप देखिए, तमाम सारे किसान नेता बहुत लोकप्रिय थे, जिन्होंने दिल्ली को 1 साल तक घेरे रखा। पंजाब में सब चुनाव लड़े, सबकी जमानतें सब तो गई, बहुत बुरी तरह हार गए वो लोग। ऐसी बात नहीं, वो लोग लोकप्रिय नहीं है और जनता उनका सम्मान नहीं करती है, लेकिन वो चुनावी राजनीति में मिसफिट है पूरी तरीके से। जबकि उसका सारा लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ, उससे जन आक्रोश पैदा हुआ, उसका सारा लाभ आम आदमी पार्टी ने उठाया। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में और राजनीति के विद्यार्थी के रूप में हमें इन दोनों बातों में फर्क करके देखना चाहिए। जो लोग अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए, वो अगर वो वहां नेतृत्व का संघर्ष था। भाई, किसकी कल्पनाशीलता के आधार पर पार्टी चलाई जाएगी? अरविंद की कल्पनाशीलता के आधार पर पार्टी चलेगी, या हमारे मित्र योगेंद्र जी की कल्पनाशीलता के आधार पर, या प्रशांत जी की कल्पनाशीलता के आधार पर पार्टी चलेगी? व्यक्तिगत संबंध तो अरविंद के प्रशांत किशोर परिवार से योगेंद्र यादव के मुकाबले बहुत पुराने थे, तो कैसे चलेगी? मतलब वो लोग अरविंद केजरीवाल को अपने आदर्शों की कसौटी पर वो नित्य प्रत कसेंगे। नित्य प्रत अरविंद केजरीवाल को ये सबूत देना होगा कि वो उनके आदर्शों की कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं, और एक एक कदम वो उन आदर्शों की कसौटी के हिसाब से उठा रहे हैं। इस तरह तो कोई नहीं पार्टी चला सकता। और जो आपने किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूं, सबके अपने अपने तर्क हैं और सबके तर्कों का अपना महत्व है, लेकिन जो राजनीति की व्यवहारिकताएं हैं और एक आंदोलन की व्यवहारिकताएं हैं। आंदोलन उसी तरह चलता है जिस तरह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया गया था, और राजनीति उसी तरह चलती है इस तरह आम आदमी पार्टी चलाई जा रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं। और वो जो आप बात कर रहे थे आंदोलन वाली, तो मुझे इरोम शर्मिला की भी याद आई कि जब वो भूख हड़ताल कर रही थी तो काफी लोकप्रिय थी।
पर चुनाव में गई तो शायद 2000 से भी कम वोट मिले थे या नहीं उससे नहीं, भी। वो बिल्कुल अलग बात है। देखिए इसमें लोग जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब अन्ना हजारे हैं, अन्ना हजारे वहां बैठे बैठे बयान देते रहते हैं कि मैंने ये चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी लिखी थी, मेरी बात नहीं मानी, मेरे दुख है वगैरह। अन्ना हजारे जब यहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नेता थे तो वो सबकी आंखों के तारे थे। जब वो यहां से वापस गए वहां पर, है, तो उन्होंने 2017 में, पहले 2015 में नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि आप ये कीजिए वरना मैं आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा, अनशन कर दूंगा। कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर 2017 में उन्होंने चेतावनी दी कि मैं फिर करूंगा, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उनकी क्या आवाज, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो राजनीति, वो कुछ बहुत कुछ थे और कुछ नहीं रह गए। अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ पहले भी थे और आज भी बहुत कुछ है। दोनों में बहुत फर्क है। एक आखिरी सवाल, चुनाव के समय जो नेता दल बदल करते हैं उनके बारे में। मैंने देखा कि आज कांग्रेस में अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद है बिहार में, वो आए और एक बड़े नेता कैप्टन जनरल निषाद के वो बेटे हैं। रीति रमन सिंह के बेटे इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए वो भी कांग्रेस में आए। धनवीर गांधी हैं शायद, वो पटियाला से लड़ने के लिए आए। क्या इस तरह के दल बदल का चुनाव पे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या बस एक उम्मीदवार मिल जाते हैं? इन्हें हम कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये देखिए, ये फर्क पड़ता भी है और फर्क नहीं भी पड़ता है। सवाल ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं, वहां की स्थिति क्या है और वहां की स्थिति में उनका अपना मुकाम क्या है। इससे तय होता है कि इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कभी कभी पार्टियों को इस प्रक्रिया में अच्छे और शक्तिशाली उम्मीदवार मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता भी है। आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।